यस सर, गुड मॉर्निंग। तो सर कस्टम्स, आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ, शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, हम पढ़ते क्या, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज अंडर कस्टम्स। क्या पढ़ते बेटा हम, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज अंडर कस्टम्स। देखो सर बुक के अंदर हमने पढ़ा था क्या, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 कल पढ़ा था। ये किस पे लगेगा, 38 या 38A, विचएवर इज हायर पे लगेगा बच्चा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्या, 39 सेस, अगर इंडिया में सेस लगेगा तो ये भी लगेगा, नहीं लगेगा तो ये भी नहीं लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई। सर किस पे लगेगा, 310 या 310A, विचएवर इज हायर पे लगेगा। ओके सर देखना आगे क्या बेटा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना है बेटा, 10%। ये 10% किसका है, कस्टम ड्यूटी का अमाउंट है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। अच्छा ये क्यों लगाया होगा बेटा, सोशल वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फंड कलेक्ट किया बेटा। क्या कलेक्ट किया बेटा, फंड, है ना भाई। वो फंड जो कलेक्ट किया वो सोशल वेलफेयर फंड में अलग से जाएगा, एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये थोड़ा सा एसी का फ्लो बढ़ा देना या फिर टेम्परेचर कम कर देना, बस गर्मी लग रही। सुनना ओके, इधर देन सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्यों लगाया बेटा, सर टू प्रोवाइड एंड फाइनेंस एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। पर ध्यान देना बच्चों, आप वहां लिख देना, मैं बता रहा हूं वो कि दिस इज लेविड ओनली ऑन कस्टम ड्यूटी बेटा। और पता है, एक मिनट, ये तो मैंने लिखा हुआ है, जो नोट करना आपको क्या करना पड़ता है, इट इज चार्ज ओनली ऑन इंपोर्टेड गुड्स, या इंपोर्ट्स लिख दो बेटा आप। मतलब क्या है, एक्सपोर्ट पे भी कस्टम लगता है कुछ गुड्स पर उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता। ओके ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ गया तो गलती नहीं हो जाए एग्जाम में। ओके चलिए, अच्छा अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा बेटा, इस फंड को डालेगा कहां पे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज अकाउंट के नाम का फंड बना रखा है, उसमें फंड डालेगा बेटा। अच्छा पर क्या बोला सर, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इन ड्यूटीज पे नहीं लगता। अच्छा सुनना पंचायती, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज चार्ज ऑन कस्टम ड्यूटीज, किस पे लगता है बेटा, बट इन कस्टम ड्यूटीज पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता। पर ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको अब तक ये ड्यूटीज पढ़ाई नहीं, तो आपको समझ नहीं आएगा बच्चा। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद में आपको अपना समझ में आएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपको पूरा समझ में आएगा बच्चों से। क्लियर, ठीक सर। वैसे बोल देता हूं बेटा मैं, सेफ गार्ड ड्यूटी, फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, देन एंटी डंपिंग ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज खुद सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे नहीं लगता है बेटा। प्लस सर 3739 क्या बोला सर, उस पे भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता है। आपने देखो तो मैंने कल जो एग्जांपल दिया था आपको बेटा, उसमें क्या किया था, पहले सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया था, उसके बाद 37 और उसके बाद 39 लगाया था बेटा, हाँ है ना भाई। तो अलग से यह नोटिफिकेशन दिया है बेटा, क्लियर। और नोटिफिकेशन देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला बेटा कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या है, एग्जेम्प्ट ऑन 37 एंड 39। अरे क्लियर, ओके। अब सर सुनना, सरकार यहां सब सेक्शन नंबर 4 ने बोला, अच्छा पता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज कौन से सेक्शन से है बेटा, सेक्शन नंबर 110 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 बेटा। देखो आप, इट इज नॉट चार्ज थ्रू कस्टम्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट के थ्रू चार्ज हुआ है, इसलिए तो मैंने बोला था एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स बेटा। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था किसका, सोशल वेलफेयर सरचार्ज का। ओके गुड सर। आइए बच्चों, यह लिखा है क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है इट इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी बेटा, मतलब नॉर्मल कस्टमर ग्राफ तो लग ही रहा है, उसके अलावा ये और लगेगा बेटा। और यह लिख दिया क्या, सारे प्रोविजंस मशीनरी प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे भी लगेंगे। सुनो मतलब जो हमने पढ़ा ना बेटा कि अगर आपने कोई एग्जिबिशन मिला, रिफंड मिला, सर इंटरेस्ट, ऑफेंसेज, जो प्रोविजंस कस्टम्स ड्यूटी के लगते हैं वो सब इस पे भी लगेंगे। मतलब इस सोशल वेलफेयर सरचार्ज को कस्टम्स लिंक कर दिया बेटा ऐसे, हाँ है ना। और बोल दिया कि सारे मशीनरी प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट, भले वो सारे प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट हो, रूल्स रेगुलेशंस हो, इंक्लूडिंग असेसमेंट, लेवी, नॉन लेवी, रिफंड, इंटरेस्ट, एग्जिबिशन, वो सब सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे भी लगेंगे। कोई खास बात, ठीक सर। आइए बच्चों,
अच्छा, एक सर्कुलर आया पागल जैसा बेटा, हाँ पागल जैसा ही बेटा ये, हाँ आपके लिए बेटा, आपके जैसा बेटा, वेरी गुड सर। मतलब अब तो खुद ने एक्सेप्ट कर लिया बेटा अपन सबने बेटा, ठीक है सर। मान लो ओ होशियारी, पता है कोई आइडिया है? आइडिया आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पे लगता है बेटा? इंपोर्ट पे लगता है, पर किस अमाउंट पे लगता है? कस्टम ड्यूटी पे लगता है बेटा। किस पे लगता है? कस्टम ड्यूटी पे। अच्छा, अगर कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट है तो क्यों नहीं लगेगा? कोई कस्टम ड्यूटी का 0% है, 10% बेटा, तो 0 का 10% कितना होगा बेटा? 0 ही। तो वहां पे कोई नोशनल कस्टम ड्यूटी का वैल्यू मत लेना कैसे उठा के बेटा, क्लियर? तो ये सर्कुलर था कि अगर कभी कस्टम एग्जम्प्ट है तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी नहीं लगेगा, क्योंकि 0 का 10% कितना होता है बेटा? 0 होता है, क्लियर? कोई नोशनल वैल्यू लेके सोशल वेलफेयर सरचार्ज मत लगा देना एसएससी पे बच्चा, ठीक है? चलिए सर, कोई खास बात? ठीक। अगेन वैल्यूएशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इन सबके न्यूमेरिकल अपने मिलेंगे बेटा वहां पे। आओ बच्चों, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई सेफगार्ड मेजर्स। बच्चा सर सुनो ध्यान से बेटा, सेक्शन में 8B बेटा, अब सुनो इधर इधर। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमने कस्टम लगा दिया, उसके बाद भी बल्क में इंपोर्ट नहीं रोक रहा, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहे तो उन पर्टिकुलर गुड्स के लिए जिनका इंपोर्ट बढ़े जा रहा है और डोमेस्टिक मार्केट हेम्पर हो जा रही है, साहब या तो हेम्पर हो रही है या हेम्पर होने वाली है बेटा, तो गवर्नमेंट चाहे तो इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन सेफगार्ड मेजर्स इंपोज कर सकता है। अब सेफगार्ड मेजर्स दो तरह के होते हैं बेटा, या तो उस पे एडिशनल सेफगार्ड ड्यूटी लगा दो बेटा। क्या लगा दो बेटा? एडिशनल सेफगार्ड ड्यूटी लगा दो बेटा। चलो एक काम करो, सबसे पहली बात, सर्कमस्टेंसेस इन विच सेफगार्ड मेजर्स कैन बी इंपोज्ड, एनी आर्टिकल इज इंपोर्टेड इन एडिशनल क्वांटिटी बेटा, इंक्रीज क्वांटिटी बेटा, एंड सच इंपोर्टेशन इज थ्रेटनिंग टू कॉज सीरियस इंजरी टू दी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बेटा। हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में सेफगार्ड मेजर्स इंपोज कर देगा गवर्नमेंट बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन बेटा। सेकंड, डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होता है बच्चा? इधर ध्यान, याद मत करो, मैं क्या बनाता हूं बच्चों? मार्कर्स, क्लियर? सेम मार्कर अगर आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं बच्चा और वो रिड्यूस रेट में आ रहे हैं बेटा, बहुत कम रेट में आ रहे हैं बच्चों, तो मेरा गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब क्या है? वहां पे ये पेंसिल के भी रेट देखेगी क्या गवर्नमेंट? किससे कंपेयर करेगी? मार्कर से कंपेयर करेगी ना यार, या आईपैड से कंपेयर करेगी बेटा? तो जो गुड्स की बात करें उसी गुड्स की इंडस्ट्री को देखा जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? सीरियस इंजरी मतलब इंजरी कॉजिंग सिग्निफिकेंट ओवरऑल इंपेयरमेंट इन द पोजीशन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बेटा। थ्रेट ऑफ सीरियस इंजरी मतलब क्लियर एंड इमिनेंट डेंजर ऑफ सीरियस इंजरी बच्चा, ठीक है? एंड डेवलपिंग कंट्री मतलब जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये डेवलपिंग कंट्री है, ये वर्ड काम आएगा आगे जाके बच्चों, ठीक है? अभी तक ध्यान बेटा, ये तो डेफिनेशन थी, कोई खास बात नहीं बेटा। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया एमिंग टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक। अब सर ये वाली बात ध्यान देना बेटा, मोड ऑफ सेफगार्ड मेजर्स बच्चा सुनो रे। अब गवर्नमेंट को लग गया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री खतरे में है साहब, या खतरा आने वाला है, तो गवर्नमेंट सेफगार्ड मेजर्स लेगा। सेफगार्ड मेजर्स दो तरह के होते हैं बेटा। फर्स्ट, या तो गवर्नमेंट क्या कर देगा, एक एडिशनल ड्यूटी लगा देगा जिसका नाम क्या होगा बेटा? सेफगार्ड ड्यूटी। क्या नाम होगा बच्चा? सेफगार्ड ड्यूटी। या फिर गवर्नमेंट चाहे तो टेरिफ रेट कोटा भी फिक्स कर सकता है बच्चा। अब आप कहेंगे क्या ये टेरिफ रेट कोटा क्या होता है? इधर 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 होशियारी, मान लो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया क्या? सर मान लो आप 1 लाख यूनिट तक इंपोर्ट करोगे तब तक ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट संभाल लेगा बेटा, पर इस रिड्यूस्ड रेट पे अगर आपने 1 लाख से ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट कर ली तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद होने वाली बच्चा। तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया क्या? एक कोटा फिक्स कर दिया बेटा, क्लियर? कि 1 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसे क्रॉस करेगा तो हम सेफगार्ड लगाएंगे साहब।
हाँ है ना, उसको बोलते हैं क्या, टेरिफ रेट कोटा बेटा। ठीक है, पढ़ो, मैंने ब्रैकेट में दे रखा है ब्रैकेट में आपको, टेरिफ रेट कोटा अलाउज अ कंट्री टू इंपोर्ट अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स एट अ रिड्यूस्ड ड्यूटी रेट बेटा। 1 लाख यूनिट तक आप इंपोर्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए बेटा, वंस द टेरिफ रेट कोटा इज मेट, मतलब 1 लाख यूनिट आ गई बेटा, ऑल सब्सिक्वेंटली इंपोर्टेड गुड्स आर चार्ज्ड एट हायर रेट। कि भाई अभी नॉर्मल कस्टम कितना बेटा, 20%, तो 1 लाख तक तो हम 20 लगाएंगे बेटा, 1 लाख के बाद जाएगा तो हम फिर 40% कस्टम लगा देंगे बच्चों। हाँ है ना भाई, तो उसको बोलते हैं क्या, टेरिफ रेट कोटा। ऐसा गवर्नमेंट कर सकता है, वो चाहे तो डायरेक्ट सेफगार्ड भी लगा सकता है, वो चाहे तो टेरिफ रेट कोटा भी फिक्स कर सकता है, या अदर मेजर्स जैसा गवर्नमेंट को लगता है वो भी इंपोज कर सकते हैं बच्चा, एज दे डीम एप्रोप्रिएट बच्चा। हाँ है ना भाई, अल्टीमेट एम क्या बेटा, अल्टीमेट एम क्या बच्चा, डोमेस्टिक मार्केट इन इफेक्ट नहीं होना चाहिए बच्चा। ठीक है सर, पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन बेटा। सबसे पहली बात सर, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एलोकेट टेरिफ रेट कोटा टू सप्लाइंग कंट्रीज हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन सप्लाइंग द आर्टिकल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बेटा। मतलब जैसे मान लो चाइना से इंपोर्ट होता है बेटा, कहां से इंपोर्ट होता है बेटा, मेजरली चाइना से इंपोर्ट होता है मान लो, या जापान से इंपोर्ट होता है बेटा, तो गवर्नमेंट उन दोनों कंट्री को टेरिफ रेट कोटा बता देगी कि भैया 1 लाख यूनिट तक ही है, उसके बाद इंपोर्ट करके तो चिंगचोंग 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 लग जाएंगे बेटा। क्लियर, ऐसा गवर्नमेंट बता सकती है उनको बेटा। सेकंड, मिनिमम लेवल ऑफ टेरिफ रेट कोटा, एवरेज लेवल ऑफ इंपोर्ट in last 3 representative years for which statistics are available unless a different level is deemed necessary to prevent remedy or injury to domestic industry बेटा। हाँ है ना भाई, इधर ध्यान, मतलब क्या है बच्चा, सर जैसे मैंने बताया ना ऊपर 1 लाख यूनिट बेटा, तो ये 1 लाख कहां से लाएगा गवर्नमेंट बेटा, वो यहां से कि लास्ट 3 ईयर का आपका एवरेज इंपोर्ट कितना हुआ बेटा, वहां तक हम कस्टम नहीं लगाएंगे बच्चों, वहां तक हम सेफगार्ड नहीं लगाएंगे, सॉरी, उससे बियॉन्ड आएगा तो हम सेफगार्ड मेजर्स इंपोज करेंगे बच्चों। हाँ है ना भाई, ठीक है सर, सेफगार्ड ड्यूटी इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर ड्यूटीज लेविड अंडर लॉ बेटा। हाँ है ना भाई, भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी सारी लग रही हो तो लगी रही बेटा, ये अलग से हो रहा है बेटा। फिर सारे प्रोविजंस सुनना बच्चा, गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, हम चाहे तो सेफगार्ड ड्यूटी एग्जाम भी कर सकते बेटा। पढ़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट exempt such quantity of any article as it may specify in the notification when imported from any country or territory into India from payment of the whole or part of the safeguard duty leviable thereon बच्चा। मतलब गवर्नमेंट को पावर है क्या, सेफगार्ड ड्यूटी लगा दिया, उसको एग्जाम भी कर सकता है बेटा। हाँ है ना भाई, कोई खास बात, ठीक सर, 1 मिनट सर, अब ये जो है ना पॉइंट नंबर F, दिस इज ठीक है। अब सुनना, देश कौन सा बेटा अपना, आवाज नहीं आ रही हुई, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मान लो गवर्नमेंट ने सेफगार्ड मेजर्स लगा दिए, सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी बेटा, पर पता है हमारे देश का दिल कितना बड़ा है, हमारे देश का दिल इतना बड़ा है, वो बोलते हैं क्या, अगर यही गुड्स किसी डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया, किससे इंपोर्ट किया बेटा, तो हम सेफगार्ड चार्ज नहीं करेंगे सर। मतलब खुद का भले कुछ भी हो जाए बेटा जीवन, पर दूसरों को डेवलप करने में लगे रहेंगे बेटा। हाँ है ना भाई, इसीलिए दुख तो होगा ना बेटा अपने को कि दूसरों को डेवलप करने के चक्कर में अपना डेवलपमेंट रुक नहीं जाए बच्चा, इसलिए गवर्नमेंट ने बैलेंस रखा बेटा। बोला क्या, इफ द आर्टिकल्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री तो हम सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, पर एक लिमिट लगा दी बेटा। उधर मत देखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बना हुआ 2-3 बार सर, और पता है क्या बोला है कि हम सेफगार्ड मेजर्स लगा देंगे अगर आप डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करोगे मोर देन 3% बेटा। मतलब सर टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट गुड्स इन इंडिया, उसका 3% तक का इंपोर्ट किसी एक पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री से है तो हम सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाएंगे। पर पता पड़ा ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज बेटा 15 आ गई बेटा, 15 to 3 कितना हो गया बेटा, 4500 तो लग गए सेफगार्ड बेटा। तो क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेफगार्ड हो जाएगी ये बच्चा, नहीं, इसलिए बोल दिया क्या सर, इफ मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्रीज है तो टोटल कितना बेटा, 9%, कितना बेटा 9% तक के इंपोर्ट पे हम सेफगार्ड नहीं लगाएंगे। ईच कंट्री अप टू 3%, टोटल अप टू 9% पे हम सेफगार्ड नहीं लगाएंगे, उसके बाद हम सेफगार्ड लगाएंगे बच्चों। हाँ है ना भाई, पर सुनो रे,
अगर किसी डेवलपिंग कंट्री से, दिल थाम के सुन रहा, क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, अगर किसी डेवलपिंग कंट्री से गुड्स आ रहा है कितना 4%, तो हम पूरे 4% पे कस्टम लगाएंगे, पूरे 4% पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे बेटा। मतलब 3 से जो क्रॉस करा उस पे नहीं बेटा, एंटायर 4 पे। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। अच्छा मान लो सर आप कौन बेटा, क्या नाम बेटा, कुश भाई। सर सुनना, कुश भाई कौन है पता है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है बेटा। खैर ये हिंदुस्तान में कहीं भी लोकेट हो सकता है बच्चों। आप हर्ष भाई, ये कौन है बेटा, एसीजेड की यूनिट है बेटा। कहां लोकेट हो सकता है बच्चा, ये एसीजेड में हो सकता है। तो यार ये लोग तो अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं सर, एक्सपोर्ट। इसलिए इन लोगों ने अगर गुड्स इंपोर्ट किया है तो सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज नहीं होगा। क्या चार्ज नहीं होगा बेटा, पर सुनो रे होशियारी, इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट किया और फिर डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया बेटा। ठीक है, पागल समझा हमको क्या, तो इसी केस में आप सेफगार्ड लग जाएगा। या फिर आपने जो इंपोर्ट किया गुड्स उसको एज मार्केट में बेच दिया, या फिर उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया बच्चा आपने, डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बच्चों। तो अब हम सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज कर देंगे उतने पोर्शन पे जितने पोर्शन को आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। सर पॉइंट खत्म होता है। अब आइए प्रोविजनल असेसमेंट। अब सर मान लो सर गवर्नमेंट को सेफगार्ड मेजर्स लगाना बेटा। क्या लगाना बेटा, सेफगार्ड मेजर्स। टैरिफ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि सेफगार्ड मेजर लगाओ बेटा। इधर ध्यान, पर यार गवर्नमेंट तक इतनी खबर पहुंचना कि मार्कर की इंडस्ट्री में सेफगार्ड मेजर्स की जरूरत है, ये सब पहुंचना टाइम लग जाएगा ना इसमें यार। क्लियर, अब टाइम लगेगा तो ठीक है सर, पता है आपको। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके क्या करेगा, सेफगार्ड मेजर्स इंपोज कर देगा बेटा। क्या इंपोज कर देगा बच्चा, सेफगार्ड मेजर्स इंपोज कर देगा। हाँ है ना भाई, पर सर ये इंटरनेशनल मार्केट है भाई। अगर मान लो आपने जबरदस्ती कोई ड्यूटी लगा दी ऑन गुड्स बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए बेटा, हाँ है ना, यूएसए नाराज हो जाएगा बच्चा अपने से। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट आ जाएगा, कंट्रीज के रिलेशन में फर्क आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ये सब काम करने से पहले एक बार सोचती है, पर सोचने में अगर वक्त निकल गया तो हमारे देश के लोग सोचने लायक भी नहीं छोड़ेंगे बेटा अपने को। इसलिए गवर्नमेंट को पावर दिया पे क्या, आप चाहे तो एक बार इसको प्रोविजनल बेस पे चार्ज कर सकते हो। कैसे चार्ज कर सकते हो बच्चा, प्रोविजनल बेस पे चार्ज कर सकते हो। फिर आप स्टडी कर लेना और देखना ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, पर ये स्टडी आपकी 200 दिन में खत्म हो जानी चाहिए बेटा। क्लियर, दिस प्रोविजनल लेवी कैन बी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 200 डेज। 200 डेज में कंफर्म करना कि लगना है कि नहीं लगना। अगर नहीं लगना तो रिफंड दे देना बेटा, सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बच्चों। हाँ है ना भाई, और अगर लगना है तो लग गया बेटा, और आगे भी लगा देना बच्चा। पर अगर ये ड्यूटी लगती है तो कितने टाइम तक लग सकती है बच्चा, दिस ड्यूटी विल बी इंपोज्ड फॉर मैक्सिमम 4 years। पर हाँ गवर्नमेंट लगता है क्या, 4 साल तक हमने सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज करी, सेफगार्ड मेजर्स इंपोज किए, उसके बाद भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेफगार्ड नहीं हो पा रही है, तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री गवर्नमेंट चाहे तो इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकता है, बट टोटल पीरियड कैन नॉट एक्सीड 10 years। कितना बचा, 10 years। हाँ है ना भाई, क्लियर। अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री अभी भी हेम्पर हो रही है तो बच्चा, हाँ है ना मालिक, तो 4 + 6 बेटा कितना हो गया बेटा, मैक्सिमम 4 + 6 10 years। एंड बोल दिया क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल मशीनरी प्रोविजंस ऑफ द कस्टम एक्ट बेटा, मतलब सारे कस्टम के प्रोविजंस जैसे असेसमेंट, लेवी, नॉन लेवी, रिफंड, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ऑफेंस, सब इस पे भी अप्लाई होंगे जो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी लगते हैं बच्चा। हाँ है ना भाई, कोई खास बात, डन। सर ये खत्म होता है। अब ये था क्या, सेफगार्ड ड्यूटी बेटा, सेफगार्ड मेजर्स बच्चों। हाँ है ना भाई, ठीक है। टेरिफ रेट कोटा समझ में आया बेटा आपको। सर सेफगार्ड ड्यूटी समझ में आया आपको बच्चा। अच्छा ध्यान देना, डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया, कहां से इंपोर्ट किया बेटा आपने, तो 3% तक का इंपोर्ट तो सेफगार्ड नहीं लगाएंगे, पर मोर देन 3% तो पूरे पे लगा देंगे। अच्छा मोर देन 1 कंट्री से तो टोटल 9, पर इंडिविजुअल अप टू 3। हाँ है ना भाई,
क्लियर, ईओयू ने इंपोर्ट किया तो नहीं लगाएंगे, एसजेड यूनिट ने इंपोर्ट किया तो नहीं लगाएंगे, पर इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया या उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, तो अब हम सेफगार्ड लगा देंगे बच्चों। बोलो यस सर। कोई खास बात, कोई टफ बात? बहुत इजी पॉइंट है सर। ठीक है, अब एक बार हम अगर पढ़ लेंगे ना सर तो भी अपना काम हो जाना बेटा। यहाँ पे कोई टेक्निकल बहुत डेप में पॉइंट नहीं बेटा, बस आप एक ही ध्यान रखना, क्या बात, कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टू इक्वलाइज बच्चा। डोमेस्टिक मार्केट अगर हेम्पर हो रहा है तो गवर्नमेंट ने चार्ज करेगा बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। आइए सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सर नेक्स्ट क्या है बेटा, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी विच इज कॉल्ड सर काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल बेटा। क्या है बच्चा ये, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल बेटा। सुनना लॉजिक समझना, 2 मिनट रुकिए। अरे मालिक, ओ सर 2 मिनट। मान लो, सुनो अर्जुना सर, अच्छा समझिए सर, इंडिया में हमने कल जो एग्जांपल लिया वही फिगर लेता बेटा मैं। आपने कोई गुड्स बनाया, उसकी वैल्यू थी कितनी, 1000 बेटा। वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है, कितने मारा था बेटा, 800 में, तो हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया बेटा। जीएसटी लग रहा था इसलिए जीएसटी लगाया 37 बेटा, सेस लग रहा था तो 39 लगाया बेटा सेस। कुल मिला के 2 इक्वलाइज बच्चा। हमने कितने में बनाया था गुड्स बेटा, 1000 में। वही गुड्स अमेरिका से कितने में आ रहा था बेटा, 800 में। अरे हाँ है ना सर, इसलिए हमने 200 रुपए कस्टम लगा दिया बच्चों। अरे यस नो, पर मालिक पता है क्या हुआ, वो आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने वहां के एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए वहां के एक्सपोर्टर्स को 100 रुपए सब्सिडी दे दी बेटा। अब वहां के एक्सपोर्टर को अगर 100 रुपए सब्सिडी दे दिया तो वहां की कॉस्टिंग 100 रुपए कम हो गई बेटा। अब जो गुड्स इंडिया में 800 में आ रहा था, अब वो कितने में आ रहा बच्चा, 700 में। अब आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा भी दिया, 200 रुपये लगा भी दिया, तो भी इंडिया में कितने में आएगा बेटा, 900 में। और यहां अपनी गुड्स कितने में बन रही बेटा, 1000 में। आप मुझे बताओ आप कौन सा परचेज करोगे बेटा, 900 वाला बेटा। क्लियर, अल्टीमेटली हमारे देश के लोग क्या बन जाएंगे बेटा, टेररिस्ट। अरे क्लियर सर, समझे आप मेरी बात बच्चों, आवाज नहीं आ रही हुए तो सर आप मुझे बताओ सर, गवर्नमेंट को उस टाइम पे इमीडिएटली कोई एक स्टेप लेनी चाहिए बच्चा। क्लियर, उसको बोलते हैं क्या, काउंटर विल किया बेटा। क्लियर, काउंटर विल किया किसको, सब्सिडी को बेटा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, और प्यार से इसको हम एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी बोलते हैं बच्चा, विच इज लेविड अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट बच्चा। क्लियर, तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा खबर मिलता है बेटा, ये बेटा एप्पल वॉच में पता नहीं क्या है, इसको रोज इस टाइम पे लगता है कि मैं जग गया बेटा। अरे पागल सर, 1 घंटे पहले हम क्लास चालू कर चुके हैं बेटा, बिल्कुल पागल आदमी बेटा ये। सर मान लो, मतलब इसको लगता होगा कि आदमी रात नींद में ऐसे करता है बेटा, ऐसा इसका मतलब। सर इन केस ऑफ सर क्या, अच्छा यहां पे दे दे बेटा, ठीक है सर, मैं अपना बैंक अकाउंट दे देता बेटा, आप दे दीजिए बेटा, फिर मैं भी दे दूंगा बेटा। ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो सर क्या करना पड़ेगा, सप्लाई होगा बेटा, हाँ है ना, याद आया बेटा पॉइंट। अभी हम क्या पढ़े बेटा, कस्टम। आ जाओ बेटा इधर कस्टम। ठीक है, मान लो सर इधर, अरे एक्चुअली आपको पता नहीं बेटा, डुप्लीकेट है ना इसलिए बेटा। सर मान लो इन केस ऑफ कस्टम्स, क्या बोला सर, सेक्शन 9 बना दिया बेटा। अब आउट ऑफ इंडिया से कोई गुड्स आ रहा है सब्सिडाइज्ड आर्टिकल पे, तो गवर्नमेंट क्या करेगा बेटा, सर सबसे पहले तो क्या करेगा, चेक करेगा बेटा। देखो यार, आप किसी कंट्री पे ब्लेम कर रहे एक तरह से बेटा कि उसने सब्सिडी दी बेटा। क्लियर, इसलिए पहले गवर्नमेंट क्या करता है, स्टडी करता है बेटा। पर हाँ, स्टडी करने के चक्कर में यहां के लोग बेटा, क्लियर,
टेररिस्ट बन गया तो बेटा फिर स्टडी करेगा ही नहीं कोई बेटा, हाँ ना भाई। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला बच्चों, यहां पे 2 मिनट, पॉइंट वैसे आगे आएगा पर मैं यही बता देता बच्चा आपको, यहां पे भी गवर्नमेंट प्रोविजनल बेस पे काउंटर विंग ड्यूटी चार्ज कर सकता है। क्लियर? अच्छा, जैसे बात दे रहा था 200 दिन में कंफर्म करना पड़ेगा बेटा, ऐसा टाइम लिमिट यहाँ पे भी नहीं है बच्चा, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस कंट्री से कम्युनिकेशन करने में टाइम लग जाए बच्चा। क्लियर? सेकंड थिंग, उधर में देखना, सेकंड थिंग, इनफैक्ट दिस ड्यूटी कैन ऑल्सो बी लेविड रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल्सो बेटा, बट दिस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन नॉट बी बियॉन्ड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन बेटा, है ना भाई। पर हाँ, ये कब लगेगा बेटा, ये सारा स्टडी होने के बाद बेटा, ठीक है। एक बार प्रोविजनल बेस पे जरूर लग जाएगा बच्चों, पर गवर्नमेंट पहले क्या करेगा, ये कंडीशंस चेक करेगा कि सही में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए बेटा। क्या चेक करेगा बेटा, फर्स्ट अगर ये सारी कंडीशन पूरी है सर तो ही चार्ज करेगा बेटा, हाँ ना बेटा। एनी कंट्री और टेरिटरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली pays or bestows subsidy upon the manufacture or production of the exportation of any article बेटा। Such subsidy includes subsidy on transportation of article बेटा, भले वो ट्रांसपोर्ट पे हो, मैन्युफैक्चर पे हो, किस पे भी बेटा। Such articles are imported into India. The importation may or may not be directly from the country of manufacture or production बेटा। हो सकता है बेटा सर, हो सकता है भाई साहब चाइना ने क्या, चलो चाइना के लिए आपको दूसरा नाम लो ना, अच्छा कंट्री बेटा, बैंकॉक बेटा, सर जर्मनी बेटा, चलो रशिया बेटा, रशिया नहीं बेटा, जर्मनी बेटा, ठीक है सर। सर मान लो, अरे रशिया से बेटा बम आ गया तो बेटा वैसे दिमाग खराब चल रहा उनका बेटा। सर सुनना, मान लो इधर आयुष, जो मैंने समझा उतना ही समझ बेटा, ठीक है सर। और कई बार क्या होता बेटा, मैं बात को डायरेक्शन को चेंज कर देता बेटा, तो उधर ही सोचा कर बेटा, दूसरी तरफ नहीं बेटा, ठीक है। तो वहां पे बम वगैरह आ गया तो बेटा इसलिए रशिया बना किया बेटा, तो सर जर्मनी बेटा। सर क्या हुआ, क्या हुआ, अरे तुमको पहले समझ नहीं आया, मेरे को तो बेटा आदमी हंसता ना उसकी स्माइल से पता पड़ता है एक सोच क्या रहा बेटा ये। सर सुनना, एटम बम, पटाखे, ठीक है सर, इधर ध्यान दो बेटा। सर फुलझड़ी, इधर ध्यान दो। सर मान लो, इधर ध्यान दो, इसलिए करो बेटा, जल्दी से ये करो बेटा आप, ठीक है सर। हाँ हाँ बेटा, सर इधर ध्यान, मान लो सर, इधर ध्यान दीजिए। सर आपने गुड्स जर्मनी से मंगाया बेटा, और जर्मनी ने सब्सिडी दे रखा था बेटा, पर जर्मनी ने क्या किया बेटा, नेपाल को बेचा और नेपाल से आपने मंगाया बेटा, तो आया तो अल्टीमेटली जर्मनी वाला गुड्स ही ना यार। क्लियर? तो सर गुड्स मे और मे नॉट बी डायरेक्टली फ्रॉम दी कंट्री ऑफ इंपोर्टेशन बेटा। देन द आर्टिकल मे बी इन द सेम कंडीशन is when imported from the country of manufacture or production or may be changed in the condition by manufacture, production or otherwise बच्चा। हो सकता है आपने मार्कर इंपोर्ट किया, या हो सकता है आपने कुछ और फॉर्म में, चलो प्लास्टिक पे मान लो सब्सिडी थी वहां पे, आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया या प्लास्टिक से बने हुए कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया बेटा आपने, अल्टीमेटली सस्ते आएंगे ना यार, तो ऐसे केस में ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लग जाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई, ठीक। Subsidy shall be deemed to exist if there is a financial contribution by the government or any public body in exporting or producing the country or territory बेटा, हाँ है ना भाई। सर उस प्रोड्यूसिंग कंट्री में या एक्सपोर्टिंग कंट्री में क्या था बेटा, वहां पे गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल कुछ कंट्रीब्यूशन दे रखा था बच्चा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा। एंड सच कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स लाइक ग्रांट्स, लोन एटसेट्रा, या वेवर ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट बेटा, कि गवर्नमेंट को पैसे बनते थे वो आपने आपसे लिए नहीं गवर्नमेंट ने बेटा, छोड़ दिए बेटा आपके, ठीक है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा। सर देयर इज एनी फॉर्म ऑफ इनकम और प्राइस सपोर्ट granted or maintained by the government which results in increased export of such article or reduced import of any article into that country। कुल मिला के वहां की गवर्नमेंट ने क्या दे रखा बेटा, कुछ इनकम सपोर्ट दे रखा है या प्राइस सपोर्ट दे रखा है आपको बच्चों, कि इससे ज्यादा नुकसान हो तो हम देंगे तुमको पैसा बेटा, है ना, तुम तो बेचो, भले नुकसान में बेचना है बेचो, हम देंगे तुमको पैसा, हमने सपोर्ट किया बेटा प्राइस को, ठीक है। देन द गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट टू अ फंडिंग मैकेनिज्म और इंटरेस्ट और डायरेक्ट अ प्राइवेट बॉडी
टू कैरी आउट वन और मोर ऑफ द टाइप ऑफ द फंक्शंस व्हिच आर स्पेसिफाइड अबव बच्चा। फॉर एग्जांपल सर गवर्नमेंट ने सर वहां की एक प्राइवेट कंपनी को पैसा दिया और प्राइवेट कंपनी क्या करती है बेटा, सब्सिडी दे रही है सबको बेटा, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट दे रही ना यार, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों यार। क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, अगर सब्सिडाइज प्राइस पे गुड्स इंडिया में आएगा तो हम ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लगाएंगे बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? अब सर कैसे लगा, अब सुनना बेटा, देश कौन सा बेटा अपना? इंडिया। एंटी सर्कमवेंशन में से बच्चा। सर ऐसे से लोग बेटा यहाँ पे आतंकवादी, सर क्या बताऊं बेटा मैं, मान लो ये हमारे आयुष भाई के पीछे क्या नाम बेटा, बाहुल, इतना खतरनाक बेटा ये, सुनना रे होशियारी, सर इतना होशियार इतना शाना बेटा ये आदमी, 1.5 नहीं बेटा, इतना ही बेटा बस। सर ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया बेटा। सर इसने क्या किया पता है, जर्मनी बेटा, नोट रशिया बेटा। क्लियर? जर्मनी ने क्या किया बेटा, वहां पे मार्कर इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रखी बेटा, मार्कर इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रखी बेटा। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया कि अगर आपने जर्मनी से इंपोर्ट किया मार्कर्स, क्या नोटिफिकेशन दिया बेटा, कि अगर आपने जर्मनी से मार्कर्स इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में सर काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल लग जाएगा बच्चा। पर इतना खतरनाक ये, इसने क्या किया बेटा, जर्मनी से मार्कर इंपोर्ट किया तो लगेगा ना, एक काम करने का मार्कर इंपोर्ट नहीं करने का, इसने क्या किया बेटा, कैप इंपोर्ट करी बेटा अलग से। फिर सर इसके पार्ट्स अलग इंपोर्ट किए, इसके पार्ट्स अलग इंपोर्ट किए, और पूरा का पूरा गुड्स क्या कर दिया बेटा, इसने अनअसेंबल फॉर्म में इंपोर्ट किया। सर पूरा का पूरा गुड्स अनअसेंबल फॉर्म में इसने इंपोर्ट किया बेटा, हाँ है ना भाई? तो जब कैप इंपोर्ट करी तो क्या इंपोर्ट किया बेटा इसने, कैप। अब गवर्नमेंट ने किस पे लगाया था कस्टम बेटा, मार्कर के इंपोर्ट करने पर ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लगेगी बच्चा। इसने मार्कर तो इंपोर्ट किया ही नहीं, हर पार्ट्स कंपोनेंट्स को डिसअसेंबल करके अलग से मंगा लिया बेटा इसने, और यहां क्या असेंबल कर दिया बेटा इसने। क्लियर? इतना खतरनाक बेटा। क्लियर? ये आयुष भाई तो और भी जोरदार बेटा, इसने बोला जर्मनी से इंपोर्ट किया मार्कर तो लगेगा ना, जर्मनी से इसने कहा मंगाया बेटा, श्रीलंका बेटा, श्रीलंका इसके बहुत सारे रिलेटिव थे बेटा, वहां से इसने इंडिया में इंपोर्ट कर लिया बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ऐसे केस में क्या हो गया बेटा, सर अगेन गवर्नमेंट ने क्या बोला बेटा, जर्मनी से अगर इंपोर्ट किया तो लगेगा ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी बच्चा। इसने कहां से इंपोर्ट किया बेटा, श्रीलंका से बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? अब आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे बताओ सर ऐसे गुड्स, क्लियर, जिसने क्या किया बेटा, कंट्री ऑफ इंपोर्टेशन चेंज कर लिया बेटा, या फिर गुड्स का कंपोजिशन चेंज कर दिया, अनअसेंबल्ड डिसअसेंबल्ड फॉर्म में आपने मंगा लिया बेटा, तो क्या ऐसे केस में ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी नहीं लगना चाहिए बेटा? तो गवर्नमेंट बोला तुम होशियार, हम तुमसे ज्यादा होशियार। क्लियर? और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सर ऐसे केस में अगर हमको पता पड़ जाएगा तो हम ऐसे केस में भी एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा देंगे, काउंटर विलिंग ड्यूटी विल बी चार्ज इन दिस केस ऑल्सो बेटा। इसको बोलते हैं क्या, एंटी सर्कमवेंशन। सर्कमवेंशन मतलब चुराना, टू अवॉइड, है ना? इसको एंटी सर्कमवेंशन मतलब आप अवॉइड करोगे, हम अवॉइड नहीं करने देंगे बच्चा आपको। क्लियर? समझे मेरी बात? यस सर। आइए बच्चों, अब क्या बेटा, अमाउंट ऑफ, हाँ बेटा यस, हाँ तो इसलिए तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिख दिया बेटा क्या, कि अगर ऐसा पकड़ में आया तो आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन सेम हो या कुछ और हो बेटा, हम टैक्स चार्ज करेंगे बेटा। ठीक है? तो वो तो दोनों मैच हो रही है ना बेटा, पॉइंट दोनों मैच ही तो हो रहे हैं बेटा, कि आप सेम कंट्री से इंपोर्ट करो या किसी और कंट्री से इंपोर्ट करो बेटा। ठीक है? अगर हमारे पकड़ में आया तो हम तो लगाएंगे टैक्स बेटा। ठीक है? वही चीज रिपीट करिए बच्चा। हाँ यस यस, एंटी सर्कमवेंशन में अलग से लगाया बेटा, अगर आप छुपा के ला रहे हो तो भी हम लगा देंगे, पॉइंट इज दैट। हाँ बेटा, किसी कंट्री को मालूम है कि इंडिया इतना होशियार है तो वैसा करेगा ही क्यों, बस हम भी यही चाह रहे हैं ना बेटा, हम भी तो यही चाह रहे हैं बेटा। अच्छा मर्डर करने पे फांसी है बेटा, तभी तो मर्डर नहीं करोगे बेटा। अरे क्लियर सर? आइए, हाँ बेटा सर, आओ बच्चों। सर इनफैक्ट ये केवल इंडिया में नहीं है बेटा प्रोविजंस, वर्ल्ड वाइड, सुनो बेटा, वर्ल्ड वाइड आप देखोगे ना प्रोविजन मोटा मोटी सेम है बेटा। क्लियर? सारी कंट्रीज ने ऐसा कर रखा है बच्चों। ठीक है? ऑब्वियसली ना यार, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड फेयरली हो जाए बच्चा। ठीक है?
देयर आर मेनी गुड्स ऑन विच सच ड्यूटीज आर लेविड बेटा, ठीक है। टैरिफ के नोटिफिकेशन आते रहते हैं जाते रहते हैं बेटा, क्लियर, बहुत सारी गुड्स है बेटा, ओके सर। इधर ध्यान, अमाउंट ऑफ काउंटरवेंटिव ड्यूटी ऑन सब्सिडी आर्टिकल बेटा, अच्छा कितना लगेगा ड्यूटी बेटा, जितना सब्सिडी दिया होगा उतना लगेगा बच्चों, हाँ ना भाई, पर इट शुड नॉट बी मोर देन अमाउंट ऑफ सब्सिडी गिवन या बेस्टेड ऑन द इंपोर्ट बेटा, ठीक है, ठीक। पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन बेटा, सर ये ध्यान रखना बेटा, ये ड्यूटी क्या है, एडिशनल ड्यूटी बेटा, ठीक है। एंड काउंटरवेंटिव ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइंड दैट सब्सिडी रिलेट्स टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, वहां का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने सब्सिडी दिया बेटा। सेकंड, सब्सिडी रिलेट्स टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन दी एक्सपोर्ट कंट्री बेटा। जैसे सर ध्यान देना बच्चों, आप यहां पे टारगेट क्या था बेटा, सब्सिडी ड्यूटी क्यों लग रही बच्चा, क्योंकि सर अगर गवर्नमेंट को पता पड़ जाए बेटा क्या कि सब्सिडी इज रिलेटिंग टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर द इंपोर्टेड गुड्स इन द एक्सपोर्ट आर्टिकल बेटा, वहां से आउट ऑफ इंडिया से सब गुड्स इंडिया में आ रहा है, वहां की कंट्री ने क्या दिया बेटा, सब्सिडी दिया ताकि वहां के लोग क्या करें, डोमेस्टिक गुड्स यूज करें, इंपोर्ट यूज नहीं करे बेटा, है ना बेटा। या फिर द सब्सिडी हैज बीन कन्फर्ड ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस एंगेज इन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स बेटा, ठीक है। सब्सिडी दिया है कुछ लिमिटेड लोगों को, तो उन लिमिटेड लोगों ने अगर देश में इंपोर्ट किया है हमारे देश में बेटा, उन लिमिटेड लोगों से अगर हमने इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में एंटी सब्सिडी लग जाएगा बेटा। मतलब गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है क्या सब्सिडी है कि नहीं, उसके वेरियस फैक्टर दे रखे बेटा, क्या दे रखे बेटा उन्होंने, वेरियस फैक्टर्स। इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, स्टडी करती है और देखती है कि क्या वहां से सही में सब्सिडाइज प्राइस पे गुड्स इंडिया में आया कि नहीं आया। अगर सब्सिडाइज प्राइस पे गुड्स इंडिया में आया तो ऐसे केस में ड्यूटी के सब्सिडी लग जाएगा बच्चों, हाँ ना भाई। जैसे अभी हमने ऊपर देखा बेटा, क्या देखो, सब्सिडी विल बी डीम्ड टू बी एग्जिस्ट अगर फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है, इस तरह का कोई प्राइस सपोर्ट दिया है बेटा, हाँ ना भाई, भले प्राइवेट एंटिटी के थ्रू फंडिंग दिया बेटा इन्होंने, ठीक है, ये सब है, ठीक है। इसका एम क्या था बेटा, अल्टीमेटली वहां के उस आउट ऑफ इंडिया वाली कंट्री के जो गुड्स एक्सपोर्ट होने वाले हैं उसकी प्राइसिंग कम करनी है बेटा, सो दैट वहां का एक्सपोर्ट बढ़ जाए। अरे तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमारे देश के लोग टेररिस्ट बन गए तो क्या होगा बच्चा, है ना भाई। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, यहाँ पे ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी के प्रोविजन डाले बेटा। फिर कितने साल तक ये लगेगा बेटा, ड्यूरेशन 5 इयर्स। पर सुनो रे होशियारी, अब गवर्नमेंट ने ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लगा दिया, मैक्सिमम टू 5 ईयर तक लग सकता है बच्चों, पर अगर लगता है क्या 5 ईयर जब एक्सपायर हो रहे तब लगता है क्या, नहीं नहीं, इट शुड एक्सटेंड, तो गवर्नमेंट इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकती है फॉर फर्दर अप टू पीरियड ऑफ 5 more years आफ्टर अ रिव्यू बेटा। गवर्नमेंट क्या करता है, रिव्यू करता है, चेक करता है कि वेदर इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो सर ऐसे केस में दिस ड्यूटी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 5 more year बेटा, मतलब 5 + 5 कितना हो गया बेटा, 10 years, हाँ है ना भाई। पर हाँ सर जब फर्दर एक्सटेंशन करेगा गवर्नमेंट तब रिव्यू करेगा बेटा। अब रिव्यू करने में टाइम लग रहा है तो गवर्नमेंट चाहे तो एक बार 1 ईयर के लिए वो टेम्पररी क्या कर सकता है बच्चा, फर्दर एक्सटेंड कर सकता है रिव्यू करने के लिए बेटा। तो सर 1 साल तो 5 साल तो लग गया बेटा, फिर 1 साल रिव्यू के लिए लग गया बेटा मोटा मोटी, और फिर 4 साल तक के लिए और एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 5 + 5 है बेटा 10 years। कोई खास बात है क्या बच्चों, नहीं। आइए सर, अच्छा सर गवर्नमेंट को लगता है क्या, हाउएवर इफ द सेड ड्यूटी इज रिवोक्ड टेम्पररीली द पीरियड ऑफ सच रिवोकेशन शैल नॉट एक्सीड 1 year एट अ टाइम बेटा। अगर गवर्नमेंट ने इस ड्यूटी को रिमूव कर दिया बेटा कुछ टेम्पररीली बेटा, तो टेम्पररी रिवोकेशन कैन नॉट बी फॉर मोर देन 1 year। अब ये सब प्रोविजन क्या थोड़ा सा बोरिंग लगता है बेटा अपने को, पर अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप मत पढ़ना बेटा इसको, ना मैं बोल सकता कि आप घर पे जाके पढ़ना, मैं नहीं पढ़ाता बेटा आपको यहाँ पे, ठीक है ना सर। आप समझिए मेरी बात को, मेरा पोजीशन भी वही है जो आपका पोजीशन है बेटा, पर वी कांट इग्नोर इवन अ सिंगल पॉइंट बेटा। जब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत पढ़ने में क्या दिक्कत है बेटा अपने को। आइए बच्चों, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल बेटा, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, इधर ध्यान, शुरुआत में बता देता मैंने आपको ये पॉइंट कि गवर्नमेंट चाहे तो एक बार उनको लगता है कि साहब सब्सिडाइज्ड गुड्स आ रही है इंडिया में बेटा, तो ऐसे केस में एक बार प्रोविजनल बेस पे चार्ज कर सकते हैं, पर यहां पर प्रोविजनल बेसिस कैन नॉट बी फॉर मोर देन 200 days, ऐसा यहां नहीं लिखा है बेटा, ठीक है। चलिए सर रेट्रोस्पेक्टिव इंपोजिशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी बेटा, सर मैंने बताया ना आपको, अगर गवर्नमेंट को स्टडी करने के बाद लगा क्या ये तो लगना चाहिए, पर सर हम तो लेट हो गए साहब, तो ऐसे केस में दिस ड्यूटी कैन बी इम्पोज्ड इवन आफ्टर सर इवन रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल्सो इवन आफ्टर इंपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स विद इन 90 days। क्या बोला सर, जिस दिन सर हमने डिटरमाइन किया कि लगना चाहिए और उसके बैकवर्ड 90 days में देखेगी कि अगर ये गुड्स इंपोर्ट हुए सब्सिडाइज प्राइस पे बेटा, तो 90 days के लिए भी ये रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज हो सकता है बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर पक्का बेटा, कोई खास बात। चलिए अच्छा बाकी पॉइंट वही है बेटा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल मशीनरी प्रोविजन, मतलब अच्छा मशीनरी प्रोविजन मतलब बाकी कस्टम के जो सारे प्रोविजन वो इस पे भी लगेंगे बच्चा। फिर
सर ये दोनों 100% ईओयू और एसईजेड याद आया क्या बेटा आपको? सेम पॉइंट जो हमने पढ़ा वो यहां पे भी बचा। क्लियर कि आप लोगों ने अगर इंपोर्ट किया तो हम सब्सिडी पे आ रहा है, आने दो बेटा, अच्छा ना, सस्ता है तो सर सस्ते में एक्सपोर्ट होगा बेटा इनके लिए तो। पर इन होशियारी ने क्या किया बेटा, डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स भेज दिया, तो ऐसे केस में अब टैक्स लग जाएंगे बच्चा, हाँ ना भाई? यस। अच्छा सर ध्यान देना बच्चों, 100% ईओयू ने या एसईजेड ने गुड्स इंपोर्ट किया है तो सर देखिए ध्यान से, 37 नहीं है, 39 नहीं लगता बेटा। क्लियर सर? यहां पर ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी नहीं लगता बेटा, और इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, सेफगार्ड मेजर्स, वो नहीं लगते, और आगे पढ़ने वाला है क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये भी नहीं लगेगा बच्चा। पर सर बेसिक कस्टम ड्यूटी के लिए सिस्टम कुछ अलग दे रखा है बेटा, कि अगर एसईजेड ने या ईओयू ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी है कि नहीं है? वैसे अभी टेम्पररी आप मान के चलो नहीं है बेटा, पर उसके लिए सिस्टम कुछ अलग दे रखा है बेटा। क्लियर? वो आपके सिलेबस में नहीं आता बच्चों, हाँ है ना? पर आपको आइडिया के लिए मैंने बताया आपको बेटा केवल, ठीक है? हाँ सर। यस, अगर सेफगार्ड मेजर्स के केस में ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट कंट्री लिखा है, पर ध्यान रखना बेटा हमेशा एक्सप्रेसली नहीं लिखा है, ओरिजिनेट हुआ है जर्मनी से बेटा, आया थ्रू नेपाल है तो भी ओरिजिनेट जर्मनी से हुआ ना बच्चा, लग जाएगा सर। ओके, हर केस में लगेगा सर, भले एक्सप्रेसली लिखा हो या नहीं लिखा हो बेटा। अच्छा तो ध्यान देना बच्चा, एक बात और, चलो आपके नॉलेज के लिए बताता बच्चा मैं, सर कभी भी क्या होता है जब कोई गुड्स इंडिया में आता है तो पता है उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है उसका, कि कहां से वो ओरिजिनेट हुआ था। क्लियर? वो हमेशा लिखा हुआ था बेटा, वहां पे अगर आपने छुपा के मंगाया बेटा तो उसको बोलते हैं एंटी सर्कमवेंशन, याद है बेटा आपको? उसको बोलते हैं सर्कमवेंशन, हम एंटी सर्कमवेंशन बेटा, तो सेम प्रोविजन वहां लगना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है बेटा। ओके बोलिए सर। सर WTO वगैरह में आप कंप्लेन कर सकते हो सर, सब कुछ हो सकता है, पर आपने सब्सिडी दी और हम नहीं लगाएंगे सर। नहीं, आप हमारी नहीं होगी, आपकी खराब होगी साहब, इमेज आपकी खराब होगी, क्योंकि आपने सब्सिडी दिया है, आपने सब्सिडी दिया है, ठीक है? आप अगर हमको हमारे इधर बम फेंकोगे ना, हम अंदर आके मारेंगे, ध्यान रखना आप। वो तो नाम किसका खराब होगा इसमें? एक मिनट, नाम किसका खराब होगा? पाकिस्तान का खराब होगा ना बेटा, वही बात है बेटा। देखो एक मिनट, सब्सिडी आपने दिया और हमने ड्यूटी के सब्सिडी लगाया, हमारा नाम खराब होगा? सोचो सोचो। क्लियर? आपका नाम खराब होगा और छोड़ेंगे नहीं बेटा हम, ठीक है सर? आइए एक मिनट रुकिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ो एक बार पहले बेटा। अच्छा सुनो, आपका आंसर भी बेटा मेरे पास, एक और मस्त वाला आंसर बेटा। सर पता है जितने भी सुन सुन बेटा, अमन आगे आ रहा है, अभी थोड़ी देर इसलिए रुको बेटा, आप आगे एक पॉइंट आ रहा है सर, सर्कमस्टेंसेस वेयर एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी कभी लगेगा ही नहीं बेटा। उसमें एक पॉइंट यही है बेटा, अगर आप WTO की मेंबर कंट्री हो, क्लियर, तो वो लोग ऐसा करते ही नहीं बेटा कभी भी बेटा, ठीक है? इसलिए थोड़ी देर रुको बेटा, थोड़ी देर, एक बार एक एक पॉइंट पढ़ा दो मेरे को, रुको थोड़ी देर रुको। सर एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है बच्चों? क्या होता है बच्चों? एंटी डंपिंग, इधर ध्यान, ए भाई डम्प्ड प्राइस पे गुड्स इंडिया में आ रहा है, कुछ समझ में आया बेटा? मतलब मान लो आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया में आ रहा है बेटा, हूं करो रे, कितने में आ रहा था बेटा? 800 में बेटा। डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स कितने बन रहा था बेटा? 1000 में बेटा। हमने 200 क्या लगा दिया? कस्टम बच्चों, इक्विवेलेंट हो गया बच्चा। पर आउट ऑफ इंडिया ओवर प्रोडक्शन हो गया, या वहां रिसेशन चल रहा है बेटा, सर वहां की इकोनॉमी डाउन हो गई बेटा, वहां के लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई बच्चों, उसकी वजह से वहां पे क्या हो गया? ओवर प्रोडक्शन हो गया, और गुड्स जो वहां बनाए थे वो क्या हो गए? डंप हो गए। अब जो गुड्स 800 में बिक रहे थे बेटा, वहां के मैन्युफैक्चरर्स ने देखा, वहां के एंटरप्रेन्योर्स ने देखा कि अगर ये गुड्स अगले 3 महीने में नहीं सेल हुई तो सर फेंकना पड़ेगा, और फेंकने के पैसे अलग खर्च करने पड़ेंगे सर। एक काम करो, इनको 500 रुपए में बेच दो बेटा इंडिया में। अगर 800 वाली गुड्स 500 में इंडिया में आ गई बेटा, तो यहां डंपिंग हो जाएगी बच्चा। तुम्हारे देश का डंपिंग बचाने के चक्कर में हम पागल हो जाए क्या?
इसीलिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि इमीडिएटली जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कैन चार्ज विद एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्विवेलेंट टू द डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन विच इज लोअर। बेटा बात करेंगे आगे में बेटा, है ना भाई। इसको बोलते हैं क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी। और सुनो सुनो उधर देखो बेटा, सेम प्रोविजन इधर की गवर्नमेंट चाहे तो एक बार इसको प्रोविजनल बेस पर लगा सकती है बेटा, आपको जो हमने पढ़ा अभी कहा सर एंटी सब्सिडी में, सेम यहां पे भी बेटा रेट्रोस्पेक्टिव भी चार्ज होता है कितने टाइम के लिए बेटा 90, वो यहां पे भी एप्लीकेबल है बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। सुनना अब सर एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है बच्चा, इफ एनी ऑफ द गुड्स आर कमिंग इंपोर्टिंग एट अ बिलो द नॉर्मल प्राइस बेटा ड्यू टू डंपिंग अब्रोड बेटा, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहते हो इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन एक एडिशनल ड्यूटी ला सकती है, उसका नाम क्या होगा बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। सर डंपिंग मार्जिन को इक्विवेलेंट करने के लिए बेटा, हाँ है ना भाई। जैसे नॉर्मल प्राइस कितना था बेटा 800, डम्प्ड प्राइस कितना था बेटा 500, डंपिंग मार्जिन कितना हो गया बेटा 300, है ना मालिक, ठीक सर। सर ध्यान देना बच्चों, सर अब एंटी डंपिंग ड्यूटी कैलकुलेट कैसे होगा बच्चों, कितना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा, मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर। एक मिनट इधर जाना, मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर लोअर, इतना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा बच्चा। अब ये क्या होता है बेटा, इधर ध्यान इधर ध्यान। अच्छा यहां नीचे सब एक्सप्लेन किया है, मार्जिन ऑफ डंपिंग ये रहा, एक्सपोर्ट प्राइस ये रहा, कंस्ट्रक्टेड एक्सपोर्ट प्राइस ये रहा, फिर आपका नॉर्मल वैल्यू दे रखा है बेटा आपको, ठीक है, इंजरी मार्जिन दे रखा है बच्चों, फिर फेयर सेलिंग प्राइस, ये सब बता दूंगा मैं, पर एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों आप लोग। सर डंपिंग मार्जिन क्या बोला सर, यह मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है बेटा, 2 मिनट ध्यान देना। मान लो कोई गुड्स जो पहले आ रहा था कितने में बेटा 800 में, विच इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सपोर्ट प्राइस बेटा, विच इज कॉल्ड, ये पता कैसे पड़ेगा बेटा, आपने एक्सपोर्टर ने या प्रोड्यूसर ने उसके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होते हैं बेटा, और जनरली कितने में एक्सपोर्ट होता है मार्केट में बच्चा, वो क्लियर, उस मार्केट से पता पड़ता है क्या उसका नॉर्मल एक्सपोर्ट प्राइस, उसका नॉर्मल प्राइस क्या था बेटा, नॉर्मल प्राइस कितना था बेटा 800। अरे हाँ है ना बेटा। सर जो कंपेरेबल प्राइस है इन दी मार्केट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बच्चों, उसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल प्राइस। तो नॉर्मल प्राइस हमारे एग्जांपल में था कितना बेटा 800, कितना था बच्चों 800, और एक्चुअली इंडिया में इंपोर्ट कितने में हुआ बच्चा 500, तो एक्चुअली कितने में इंपोर्ट हुआ विच इज कॉल्ड एक्सपोर्ट प्राइस, उसको क्या बोलते हैं बच्चा हम, एक्सपोर्ट प्राइस, हाँ ना भाई। अब सर आपने नॉर्मल वैल्यू थी 800, एक्चुअली इंपोर्ट कितने में क्या बेटा 500, तो डिफरेंस कितना बेटा 300 इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ डंपिंग बेटा, या डंपिंग मार्जिन बोल दो, एक ही बात है बेटा, ठीक है। ये तो हो गया क्या डंपिंग मार्जिन। अब क्या है बेटा इंजरी मार्जिन। इंजरी मार्जिन क्या होता है बेटा, मान लो डोमेस्टिक मार्केट में उन गुड्स को अगर आप बनाते और बेचते, हिंदुस्तान में रिलायंस, टाटा, जितने भी गुड्स है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, जितने भी सप्लायर्स है, ऑन एन एवरेज ये इन गुड्स को कितने में बेचते बेटा, मान लो 1000 में बेचते बेटा, हाँ ना भाई। सर अगर आप इंपोर्ट कर लेते, क्या कर लेते बेटा, जिस प्राइस मारा उसी में इंपोर्ट कर लेते बेटा, और उस पर नॉर्मल जो कस्टम लगता है वो लगा भी देते बच्चों, क्लियर। मान लो कितने में इंपोर्ट होता बेटा 500 में बेटा, उस पर नॉर्मल कस्टम कितना था बेटा 200, सोशल वेलफेयर चार्ज वगैरह सब मिला के बेटा, क्लियर। 3739 नहीं ना, 3739 लास्ट में लगेगा बच्चों, हाँ ना भाई, क्लियर। तो कितने में इंपोर्ट हुआ बेटा 700 में बेटा, और नॉर्मली डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स कितने में बिक रहा बेटा 1000 बचा, डिफरेंस कितना बेटा 300, मतलब अगर 300 रुपए का गैप हुआ तो ये डोमेस्टिक मार्केट को क्या कर देगा, इंजर कर देगा बच्चा, है ना। तो 300 इज कॉल्ड इंजरी मार्जिन। क्या बोलते हैं सर उसको, मतलब इंजरी मार्जिन कैसे निकलेगा बेटा, डोमेस्टिक मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या है बेटा माइनस लैंडेड प्राइस ऑफ द गुड्स, माइनस मतलब गुड्स इंडिया में जब इंपोर्ट हो रहा है, लैंड हो रहा है बेटा कस्टम लगने के बाद, एक्सेप्ट 3739 बचा, हाँ ना भाई। तो सर वो कितने में इंपोर्ट हो रहा है, लैंडेड प्राइस क्या है, उसकी लैंडेड प्राइस से कंपेयर करेंगे बेटा। तो लैंडिंग प्राइस थी कितनी 700 हमारे एग्जांपल में बेटा, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट प्राइस कितनी बेटा 1000, सर तो डिफरेंस कितना हो गया बच्चा 300, ये क्या हो गया बेटा इंजरी मार्जिन। सर अब डंपिंग मार्जिन,
डंपिंग मार्जिन क्या था बेटा? नॉर्मल प्राइस माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। नॉर्मल प्राइस था कितना बेटा? 800 माइनस एक्सपोर्ट प्राइस कितना बेटा? एक्चुअल कितने में आया बेटा? 500। वो कितना आया बेटा? 300। और इंजीनियरिंग मार्जिन विच एवर इज लोअर, है ना भाई? क्योंकि देखो विच एवर इज हायर नहीं बच्चों, हमको उतना ही चाहिए कि हमारा मार्केट क्या हो जाए? सेफ हो जाए। क्लियर मन? समझे मेरी बात? इसलिए हम क्या लगा देंगे वहां पे? एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा। तो ये सब प्रोविजंस इंटरनेशनल मार्केट से कॉम्पीट करके भी बनाए हुए, इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन के बाद बनते बच्चा सारे प्रोविजंस। क्लियर? आपका बिल्कुल सही पॉइंट था बेटा कि डब्ल्यूटीओ नहीं बोलेगा कुछ, क्या बोलेगा? तभी तो हमने प्रोविजन इस तरह के बनाए बेटा। क्लियर? ताकि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री नाराज नहीं हो और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हार्मोनाइज सिस्टम चलता रहे बेटा। हमेशा ट्रेड रिलेशंस हमेशा प्रमोट हो इंटरनेशनल मार्केट में बेटा, उसी अकॉर्डिंग प्रोविजंस बनते हैं हमेशा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? यस सर। तो ये था क्या? डंपिंग मार्जिन और इंजीनियरिंग मार्जिन विच एवर इज लोअर, हम लगाएंगे क्या? एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा। ठीक है? अब सुनो, ये तो मैंने आपको बता दिया बच्चा। ठीक है? और जितना मैंने बताया उसके बेस पर सारे क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे बेटा। ठीक है? अब सर थोड़ा ये दे रखा है और थोड़ा मैं बताता हूं एक एक पॉइंट लेके बेटा। मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है बेटा? नॉर्मल प्राइस माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। अच्छा सुनो, नॉर्मल प्राइस कितना बेटा? 800 याद है बेटा आपको? और एक्चुअली कितने में एक्सपोर्ट हुआ बेटा वो? अच्छा, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देखो एक्सपोर्ट प्राइस क्या बेटा? जितने में एक्चुअली अपने इंपोर्ट किया बेटा। क्लियर? तो जिस प्राइस पर उस एक्सपोर्टर ने एक्चुअली गुड्स इंडिया में बेचा है, डम्प्ड प्राइस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट प्राइस। और अगर मान लो कभी एक्सपोर्ट प्राइस अवेलेबल नहीं हो तो ऐसे केस में कंस्ट्रक्टेड एक्सपोर्ट प्राइस देखा जाएगा बच्चा। कंस्ट्रक्टेड मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट प्राइस एक तरह से बच्चा, हाँ ना भाई? सर व्हेन इट इज फर्स्ट रीसोल्ड टू इंडिपेंडेंट बायर बेटा। मान लो 500 में गुड्स इंडिया में आया था बेटा, कितने में था बेटा? 500 में। तो अब वो 500 में आ रहा है, वो प्राइस मान लो अवेलेबल नहीं है साहब, तो सर इसका कंस्ट्रक्टेड एक्सपोर्ट प्राइस निकाला जाएगा बच्चा। कंस्ट्रक्टेड मतलब सर देखो इंपोर्ट करने के बाद ऑन एन एवरेज इस इंडस्ट्री में इतना मार्जिन ऐड होता है बेटा, प्रॉफिट मार्जिन बेटा, और फिर ये आगे रीसेल करता है। तो ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन करके कि इसका मतलब इसने इतने में इंपोर्ट किया होगा, इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड एक्सपोर्ट प्राइस, हाँ ना भाई? कभी मान लो एक्सपोर्ट प्राइस अवेलेबल नहीं तो कंस्ट्रक्टेड एक्सपोर्ट प्राइस ऐसे निकालेंगे बेटा। फिर अब सुनना बच्चों, सर रीजनल बेसिस पे क्या करेंगे बेटा? हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे और रिवर्स कैलकुलेशन करके हम उसकी एक्चुअल एक्सपोर्ट प्राइस क्या रही होगी वो निकालेंगे बच्चा। फिर नॉर्मल प्राइस, सुनो एक्चुअली कितने में इंपोर्ट किया बेटा? 500 में। उसको किससे कंपेयर करेंगे? नॉर्मल प्राइस मतलब कितने में इंपोर्ट होता है नॉर्मली बेटा? 800 में बेटा। ठीक है? तो नॉर्मल प्राइस क्या होगी बेटा? कंपेरेबल प्राइस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड। अगर उसी कंट्री से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो नॉर्मली वो कितने में बेचता है बेटा? ठीक है, अभी 500 में बेच रहा है बेटा, नॉर्मली कितने में बेचता है? विच इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस बच्चों, हाँ है ना भाई? ठीक है? और ध्यान देना बच्चा, अगर कहीं पे उस सेम गुड्स का कोई सेल ही नहीं है बेटा, पहली बार वो गुड्स आ रहा है बेटा इंडिया में, क्लियर? या फिर सर बहुत लो वॉल्यूम सेल है जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते बेटा, तो ऐसे केस में कंपेरेबल रिप्रेजेंटेटिव प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विथ रीजनेबल प्रॉफिट बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विथ रीजनेबल आपके एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन बेटा। ठीक है? इससे निकालेंगे क्या कि नॉर्मल प्राइस क्या होती अगर वो डम्प्ड प्राइस में नहीं आता तो बेटा। मतलब अगर मान लो आपने फिलीपीन से कोई गुड्स इंपोर्ट किया और गुड्स पहली बार इंपोर्ट किया साहब और वो भी डम्प्ड प्राइस है बेटा, तो डोमेस्टिक मार्केट तो हैम्पर होगा। तो डोमेस्टिक मार्केट वालों ने क्या होगा? मोदी जी को शिकायत करी होगी साहब कि डम्प्ड प्राइस पे आ रहा है। अब मोदी जी डिटरमाइन कैसे करेंगे डम्प्ड प्राइस है कि नहीं बेटा? ठीक है? तो सर वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगा? स्टडी करेगा, देखेगा कि अगर उस कंट्री से कुछ और गुड्स आया क्या? बोले नहीं आया साहब, आया तो बहुत कम, इग्नोरेबल क्वांटिटी आया बच्चा। तो ऐसे केस में नॉर्मल प्राइस कैसे निकालेंगे बच्चा? वो लोग सर देखेंगे क्या, अगर कोई सेल्स नहीं है या बहुत लो सेल्स है तो कंपेरेबल रिप्रेजेंटेटिव प्राइस लाइक, सर अगर लाइक आर्टिकल्स इंपोर्ट होते बेटा, इससे मिलते जुलते आर्टिकल्स अगर इंपोर्ट होते तो किस प्राइस में इंपोर्ट होते बच्चा? और वो भी नहीं है तो क्या करते बेटा? उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते बेटा इन दी कंट्री ऑफ ओरिजिन बेटा, कि उस कंट्री ऑफ ओरिजिन में इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा होगा, प्लस इस इंडस्ट्री में दूसरे खर्चे क्या क्या होते हैं, प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो तो ये आ गया क्या? नॉर्मल प्राइस बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? उसको कंपेयर करेंगे किससे? सर आपने सर नॉर्मल प्राइस को कंपेयर करना किससे? एक्सपोर्ट प्राइस से बच्चा। जो डिफरेंस होगा वो क्या? मार्जिन ऑफ डंपिंग बेटा। ठीक है? अब ऐसे केस में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, उस कंट्री से कम्युनिकेट करना, सर ये सब करेगा कौन? वो इंपोर्टर बेटा। भाई इंपोर्टर तुम पे लग रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी, आप मंगाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
वो नहीं करता तो फिर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आता है और गवर्नमेंट फिर इन्वॉल्व होकर फिर उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह मंगाएगी बेटा। क्लियर? ये सब चलता है बेटा इंटरनेशनल मार्केट में बच्चों। अच्छा, अपने लिए तो एक छोटा सा पोर्शन सिलेबस में आता है बच्चों। हमारे कोर्स में तो कस्टम का एक छोटा सा आइडिया कोर्स में दे रखा है बच्चा। क्लियर? पर फिर भी सर थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं बच्चा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? ठीक सर, अब ध्यान देना बेटा। हाँ क्या बेटा? नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, ध्यान समझो ना बेटा, हर माइंड को स्टडी करो बेटा आप लोग प्लीज। सर सर इधर, अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया कोई बात नहीं बेटा। हाँ तो डोमेस्टिक मार्केट में बेचते तो हो ना बेटा आप भाई। डोमेस्टिक मार्केट में जो बेचते हो ना वो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्राइस, डोमेस्टिक मार्केट की प्राइस बच्चा। क्लियर? अरे अल्टीमेटली एंटी डंपिंग क्यों लगा रहे बेटा? क्योंकि मैं मार्केट इंडिया में बना रहा हूं बेटा, और मैं मार्केट बना के इंडिया में बेचता हूं, और ये मेरे से खरीदना बंद कर दिया, इसने इंपोर्ट करना चालू कर दिया। क्यों? बोलता बहुत सस्ते में आ रहा है। मैंने कहा बहुत सस्ते में कहां से आ रहा है भाई? अब मैंने बात करी इससे बेटा, बोला सर आप तो 1000 में बेचते हो, मेरे को केवल 700 में आ रहा है बेटा। मैंने कहा 700 में कहां से आ रहा है? बोला हर्ष ने बेचा। हर्ष का पूछा, पता करा ये कहां से लाता साहब? इसने इंपोर्ट किया। कहां से इंपोर्ट किया? फिलीपींस से इंपोर्ट किया। और फिलीपींस वाले 700 में कैसे दे सकते बच्चा, जिसमें 200 तो कस्टम लग गया है, तो 500 में कैसे आ सकता है? इसमें मेरे को पता ना मार्जिन कितना है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या सेल्स है। यार इतने सस्ते में तो आ ही नहीं सकता गुड्स। फिर मैं गवर्नमेंट को शिकायत करता हूं कि इसका मतलब डम्प्ड प्राइस में आया है साहब, आप चेक कराइए एक बार वहां पे। फिर बाद में स्टडी होती है पूरी, और उसके बाद गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं बच्चा। क्लियर? समझे मेरी बात? यस सर। इसलिए सर हर इंडस्ट्री, क्या सर, हर इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में ये तकलीफ आ रही है सर, और वहां भी गवर्नमेंट स्टडी करके देखती है कि यहां क्या करना चाहिए बच्चों। ठीक है सर? आइए अब सर मान लो, अरे आवाज नहीं आ रही ओए। अच्छा, अब नॉर्मल वैल्यू क्या होता है और कंस्ट्रक्टेड वैल्यू क्या होता है, इसका मैंने एक छोटा सा बॉक्स में समराइज करने के लिए आपको दे रखा है, सो दैट आपको पूरा पढ़ने के बाद लगे समराइज करना, तो ये समराइज भी मैंने दे रखा है आपको बेटा। आइए बच्चों, इंजरी मार्जिन। अरे इंजरी मार्जिन क्या होता है सर? दे देना एक मिनट। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? डंपिंग मार्जिन या मार्जिन ऑफ डंपिंग। डंपिंग मार्जिन कैसे निकालते बेटा? उसका नॉर्मल प्राइस माइनस एक्सपोर्ट का प्राइस बच्चा, इज कॉल्ड डंपिंग मार्जिन। अब इंजरी मार्जिन क्या होता है बच्चों? डोमेस्टिक मार्केट का जो सेलिंग प्राइस है माइनस लैंडेड प्राइस बेटा। है ना भाई? क्लियर? उससे आएगा क्या? इंजरी मार्जिन बच्चों। तो सर इंजरी मार्जिन इज एडिक्वेट टू रिमूव दी इंजरी टू द डोमेस्टिक मार्केट बेटा। है ना भाई? और ध्यान देना बच्चों, एक ध्यान देना बेटा, फेयर सेलिंग प्राइस विच इज कॉल्ड नॉन इंजरीज प्राइस बच्चा, कि डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स बिक रहा है कितने में? 1000 में बच्चा। और कितने बिक रहा है बेटा? 1000 में। अगर वो गुड्स 1000 में आ जाए तो इंजरी कभी नहीं होगी बेटा लाइफ में, है ना? तो दैट इज कॉल्ड नॉन इंजरीज प्राइस। क्या बोलते हो सर उसको? या फिर फेयर सेलिंग प्राइस, कि लैंडेड प्राइस अगर 1000 हो जाए इनकी भी तो हमें कोई तकलीफ नहीं साहब, हम लेवल प्लेइंग मार्केट में खेल लेंगे और हमारी डोमेस्टिक मार्केट जिंदा रहेगी हमेशा बेटा। क्लियर? उसको बोलते हैं क्या? फेयर सेलिंग प्राइस या नॉन इंजरीज प्राइस बच्चा। देना एक रिलायंस के केस में जजमेंट आया बेटा कि there would be a single non injurious price for a product and not the several non injurious price from the same product बेटा। भाई एक गुड्स का क्या एक ही प्राइस होता है ना जनरल बेटा? क्लियर? तो there can be only one single non injurious price for a product, there cannot be multiple non injurious price to the product बेटा। क्लियर? आप एवरेज देखिए पूरी इंडस्ट्री में क्या प्राइस चल रहा है बेटा, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मत देखिए बेटा, आप एवरेज प्राइस देखिए कि इंडस्ट्री में उसका एवरेज प्राइस क्या है। सर is called non injurious price, fair selling price, and there can be only single non injurious price for a single product at a particular time बेटा। है ना भाई? अच्छा, फेयर सेलिंग प्राइस को कैसे कंपेयर करेंगे बेटा? लैंडेड वैल्यू से। कैसे कंपेयर करेंगे बेटा? लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू क्या होती है बच्चा? डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, तो डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट कर दिया तो वहां तक का कॉस्ट बेटा, मतलब इसमें कस्टम ड्यूटी भी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे बेटा? कस्टम ड्यूटी भी ऐड कर देंगे, एक्सेप्ट 3739 बच्चों। है ना भाई? क्लियर? ये ऐड किया, वो प्राइस आया कितना? जैसे हमारे एग्जांपल में 500 में इंपोर्ट किया, 200 रुपये लगा क्या? कस्टम, सोशल वेलफेयर, सब कुछ बच्चों। ये ऐड करने के बाद प्राइस आया कितने? 700 बच्चा। कितने बच्चा? 700।
डोमेस्टिक मार्केट का फेयर सेलिंग प्राइस कितना बेटा 1000, कंपेयर किया कितना डिफरेंस आया बेटा 300 इज कॉल्ड सर इंजरी मार्जिन। तो डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन में एवरेज लोअर लगेगा क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा, हाँ है ना भाई। अब सुनो, अब ये लास्ट एक डेढ़ पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया ना आपको पूरा, इनमें एग्जामिनेशन में आज तक जो आया ना बेटा वो इतना ही आया है। सुनो, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया बेटा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देके बोला क्या कि सर डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ₹55 पर यूनिट कितना बेटा, आपने इंपोर्ट किया ₹40 पर यूनिट में बेटा, ठीक है। कस्टम ड्यूटी कितना बेटा 20%, है ना भाई। बताओ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन बेटा, क्लियर। तो यहां क्या बोल दिया बेटा, डोमेस्टिक मार्केट प्राइस कितना बेटा 55, ये डोमेस्टिक मार्केट प्राइस है बेटा, विच इज कॉल्ड नॉन इंजरीज प्राइस, फेयर सेलिंग प्राइस, क्लियर। अब इसका लैंडेड प्राइस निकाल दो बेटा। अब लैंडेड प्राइस कैसा आएगा बेटा 48 प्लस वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेटा, कि 8 रुपए का 10% कितना होता है बेटा 48.8 आ जाएगा बच्चा, हाँ है ना भाई। ये आपका लैंडेड प्राइस आ गया बेटा। अब लैंडेड प्राइस को कंपेयर करना किससे बच्चा, 55 से बेटा, कितना होगा बेटा 6.20 इज द एंटी डंपिंग ड्यूटी। भारत माता की जय। बस इतने ही क्वेश्चन आए बेटा आज तक, ठीक है, समझे मेरी बात। पर फिर भी सर मैं आई कांट इग्नोर एनी वर्ड यार आपके लिए, क्लियर, इसलिए पढ़ना सब कुछ पड़ता है बेटा अपने को। तो सर डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर। अच्छा, डंपिंग मार्जिन क्या होता है बेटा 1000 वाज द नॉर्मल प्राइस बेटा, माइनस एक्चुअल एक्सपोर्ट कितने वो बेटा 700 में बेटा, इट इज कॉल्ड 300 जो डिफरेंस आएगा, इट इज कॉल्ड डंपिंग मार्जिन बेटा। और डोमेस्टिक मार्केट की प्राइस जब कंपेयर करते हैं लैंडेड वैल्यू को, उसको बोलते हैं क्या इंजरी मार्जिन बेटा, ठीक है। और कोई फर्क नहीं बच्चों। आइए बच्चा, सर देश कौन सा बेटा अपना, आवाज नहीं आ रही हो, ये बाहुल भाई। जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, ये नोटिफिकेशन दिया कि फिलीपींस से अगर मार्कर इंपोर्ट किए, कहां से इंपोर्ट किया बेटा, फिलीपींस से अगर आपने मार्कर्स इंपोर्ट किए तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा। इसने क्या किया बेटा, वही गुड्स को अनअसेंबल फॉर्म में मंगा लिया बेटा, क्लियर। आयुष भाई ने क्या किया बेटा, नेपाल मंगाया और नेपाल में भी इनके रेट हुए बेटा, और वहां से मंगा लिया बेटा। अरे ऐसे नो, क्लियर। तो सर ऐसे केस में भी इन्होंने सर्कमवेंशन करने की कोशिश करी, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए एंटी सर्कमवेंशन मेजर यहां लगा रखे और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना बेटा, दिमाग खराब मत करना, मंगल। और ऐसे केस में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा देंगे सर। और ध्यान देना बेटा, गवर्नमेंट जिस दिन से इंक्वायरी शुरू करती है इसके अगेंस्ट, क्या चालू करती है बेटा इंक्वायरी, उस दिन से गवर्नमेंट क्या लगा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, पर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगाएगी इस पर्टिकुलर केस में बच्चा, एंटी सर्कमवेंशन में बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब सुना बात को ध्यान से, यहां पर इन केस सर वैसे ड्रॉबैक मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया बेटा, ना ड्रॉबैक आपके सिलेबस में भी नहीं आता अभी बेटा, पर अगर आपने कोई गुड्स डंपिंग ड्यूटी वाला मंगाया बेटा और उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी पे किया है बेटा, और उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स को आपने एक्सपोर्ट किया है, क्या किया बेटा आपने, तो पता है एक्सपोर्ट अगर आपने कर दिया वापस से तो ड्रॉबैक मिलता है बेटा, याद है कल पढ़ा था मैंने आपको ड्यूटी ड्रॉबैक बेटा। तो यहां पे सिंस आपने हैवी कस्टम पे किया हुआ बेटा, विच इज नॉट पेड नॉर्मली बेटा, तो ऐसे केस में आपको रिफंड भी हैवी मिलेगा बेटा। तो नॉर्मल जो रेट ऑफ ड्रॉबैक होता है उतना नहीं मिलेगा आपको, आपको स्पेशल रेट से ड्रॉबैक मिलेगा, उसको बोलते हैं क्या स्पेशल ब्रांड रेट से। एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी रिफंड मिलता है बेटा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स इंडिया में आए नहीं, एक्सपोर्ट हुआ बेटा, तो ठीक है। पर ये स्पेशल ब्रांड रेट क्या होता है ड्रॉबैक के केस में, ये मैं डिटेल में आपसे बात नहीं करूंगा बेटा, अननेसेसरी आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। सर सारी कस्टम का ड्रॉबैक मिलता है, ठीक है बेटा, बाकी मेरे को नहीं आता है सर, आइए मिलता है बेटा, ठीक है सर। आइए, एज एंड व्हेन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री bring it to the notice of the central government, immediately this duty is imposed by issue of a notification। फिर सर दे देना पॉइंट्स अंडर सेक्शन 9, कौन से, एंटी सब्सिडी वाले बेटा, relating to provisional levy, retrospective levy and duration are applicable in this case also बेटा। मतलब यदि प्रोविजनल बेस पे चार्ज हो सकता है बच्चा, रेट्रोस्पेक्टिव 90 डेज के लिए भी चार्ज होता है बच्चों, हाँ है ना बेटा, 5 ईयर प्लस 5 ईयर के लिए अप्लाई होगा, वो सेम प्रोविजन यहाँ पे भी बच्चों, हाँ है ना भाई। अच्छा, एंटी सर्कमवेंशन जो पढ़ाना हमने बेटा वो भी सेम वहां पे भी था बेटा, याद है बच्चा आपको पॉइंट, वो यहाँ पे भी बेटा। फिर सर ये वाला पॉइंट याद है 100% ईओयू और एसीजेड वाला बेटा, सेम पॉइंट वहां पे भी था, यहाँ पे भी बच्चों, कोई खास बात नहीं। फिर सर अब मान लो ये आयुष भाई ने
जो गुड्स इंपोर्ट करी, बाहर क्या है, बार बार इतना कितना पानी पी रहा है? अच्छा, अभी तो यार बात डिस्टर्ब होता है, बार बार बाहर जाता है बेटा। इधर इधर सर, इधर इधर सर, सुना, मान लो मालिक आयुष भाई ने, हाँ सर, जो गुड्स इंपोर्ट किया क्या लग गया बेटा? एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गया बेटा। अरे क्या लग गया बच्चा? एंटी डंपिंग ड्यूटी। इधर इधर, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर लग गया तो इनका दिल दुख गया और इनको लगा क्या, बड़ी ना इंसाफी हुई इसके अगेंस्ट। और सर इसने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, कस्टम पे कर दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे कर दिया। आपको अगर लगता है कि आपके खिलाफ बड़े ही गलत हुआ है तो यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट बेटा। और आपने अपील फाइल करी, अगर आप केस हार गए बेटा, बात ही खत्म बच्चा। पर अगर आप केस जीत गए तो ऐसे केस में जो आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी पे किया है उतना आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। पर अगर आपने इसका बर्डन शिफ्ट कर दिया आगे किसी कस्टमर को बेटा, याद है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बच्चा, ठीक है, तो दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ठीक है, तो सर अगर आप सुनना बच्चों ध्यान से, अगर आपको कभी लगता है क्या आपके साथ अगेंस्ट गलत हुआ बेटा, तो आपने अपील फाइल करी, अपील में अगर आप जीत गए तो सर ऐसे केस में रिफंड मिलेगा। अब रिफंड के लिए रूल दे रहे बेटा, क्लियर? रूल क्या बोलते हैं बेटा, सुनना ध्यान से। सर सबसे पहली बात, जिस पोर्ट से आपने इंपोर्ट किया था उस पोर्ट के असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर को, एसीडीसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर को आप अप्लाई करेंगे फॉर रिफंड के लिए बेटा। फिर 3 महीने में रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जिस दिन वो ऑर्डर आया, जजमेंट आया बेटा कि आप केस जीत गए बेटा, वहां से 3 मंथ के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर आपकी एप्लीकेशन थी बेटा वो डेफिशिएंट क्लेम था बेटा, डेफिशिएंट क्लेम मतलब कुछ फॉर्म में फिल करना सही फिल नहीं किया, गलत रह गया सर, कुछ फॉर्म फिल करना रह गया, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना रह गया बेटा, कुल मिला क्लेम ढंग से फाइल नहीं किया इसने बेटा, उसको बोलते हैं क्या, डेफिशिएंट क्लेम। अगर आपने क्लेम फाइल तो कर दिया पर वो डेफिशिएंट क्लेम था तो डिपार्टमेंट आपको रिटर्न करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। फिर उसको आप रेक्टिफाई करके विद इन 1 मंथ वापस रीसबमिट करोगे, तब जाके माना जाएगा क्लेम फाइल हुआ है बेटा। फिर जब इन्होंने क्लेम फाइल कर दिया सर, उसके 90 डेज में इनको रिफंड मिल जाएगा। तो मिल जाएगा रिफंड 90 डेज में। पर हाँ, अगर आप प्रूव नहीं कर पाए कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट अरेंजमेंट, तो ये अमाउंट कहां डाल देंगे बेटा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में बेटा, वरना रिफंड आपको दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ठीक है, डन। सर ध्यान देना बेटा, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी के भी क्वेश्चन दे रखी कहां पे बेटा, वैल्यूएशन चैप्टर में बच्चा। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए ध्यान इधर। अब एंटी डंपिंग क्या था बेटा, 1 मिनट में बता दूं क्या वापस से बच्चा, सुनो ध्यान से, देखो अब सुनो ध्यान से। एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर आउट ऑफ इंडिया से जो गुड्स इंडिया में आ रहा है, कहां से आ रहा है बच्चों, वो अगर डम्ड प्राइस में गुड्स इंडिया में आ रहा है, बिलो द नॉर्मल प्राइस में आ रहा है, तो ऐसे केस में सर एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात आएगी। जैसे ही इंडस्ट्री शिकायत करती गवर्नमेंट को, इमीडिएटली गवर्नमेंट बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन एंटी डंपिंग ड्यूटी ला सकती है। पर एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट एक बार प्रोविजनल बेस पे लाएगी बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है बेटा, हाँ है ना भाई। दिस ड्यूटी कैन बी इन्फोर्स फॉर 5 ईयर प्लस 5 ईयर मैक्सिमम बच्चों, हाँ है ना भाई। पर कितना लगाएगी गवर्नमेंट भाई, गवर्नमेंट स्टडी करेगी बेटा। अब स्टडी करेगी, देखेगी कि कितना लगना चाहिए, पर है कितना बेटा, एक्चुअल डंपिंग मार्जिन बेटा, या फिर इंजरी मार्जिन व्हिचएवर इज लोअर। अब डंपिंग मार्जिन क्या होता है बेटा, नॉर्मल प्राइस जिसमें गुड्स आता था पहले बेटा, और एक्चुअली कितने में एक्सपोर्ट हुआ इस बार बेटा, ठीक है, उसका डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं क्या, डंपिंग मार्जिन बच्चों। पर अगर इंजरी मार्जिन की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट की जो प्राइस है ₹55 वाला मेरा एग्जांपल बच्चा, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स 55 रुपए में बिकता है, उसका लैंडेड प्राइस क्या है सर, मतलब आफ्टर इंपोर्टिंग उस पर कस्टम अगर लगता है, कितना लगता है सर, कस्टम लगाने के बाद देखो वैल्यू कितना आ रहा बेटा, उसमें आप आपका ये 3739 ऐड मत करना बच्चों, ठीक है। लैंडेड प्राइस जो आया उसको कंपेयर करेंगे इससे नॉन इंजरीज प्राइस फेयर सेलिंग प्राइस में बच्चों, हाँ है ना। देयर कैन बी ओनली सिंगल नॉन इंजरीज प्राइस, रिलायंस का केस बच्चों, हाँ है ना भाई। तो सर उससे कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा आपका, सर इंजरी मार्जिन, और इंजरी मार्जिन को कंपेयर करेंगे डंपिंग मार्जिन से, व्हिचएवर इज लोअर, इतना आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगा बच्चा। और किसी पर्सन अगर सरकमवेंशन करने की कोशिश करी तो एंटी सरकमवेंशन मेजर्स भी वहां पे है। 100% ईओयू या एसजेड की यूनिट ने इंपोर्ट किया तो ये नहीं लगेगा, पर इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया उन गुड्स को या उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को, तो ऐसे केस में ये लग जाएगा बेटा, हाँ है ना भाई, डन। और अगर कभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गया है बेटा,
और आपको लगा बड़ी नाइंसाफी हुई तो इसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील में अगर आप केस जीत गए और आपको रिफंड बनता है बेटा, तो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो उस एसीडीसी को, जिस पोर्ट से आपने इंपोर्ट किया उस पोर्ट के एसीडीसी को अप्लाई कर सकते हो। विद इन 3 मंथ अप्लाई करना पड़ेगा। डेफिशिएंट क्लेम है तो वो रिटर्न करेगा विद इन 1 मंथ, आपको डेफिशिएंसी फुलफिल करके विद इन 1 मंथ वापस रीसबमिट करना पड़ेगा। अब आपका क्लेम अगर सबमिट हो गया तो सर आपको रिफंड मिल जाएगा विद इन 90 डेज। पर अगर आप प्रूव नहीं कर पाए कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो ऐसे केस में रिफंड विल बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। भारत माता की जय। अरे क्लियर सर, तो ये था क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा। क्लियर। इससे पहले हमने पढ़ा क्या, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, काउंटर ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल बेटा। उससे पहले हमने पढ़ा क्या, सेफगार्ड मेजर्स, है ना बेटा। ये अलग अलग तरीके गवर्नमेंट के बेटा टू सेफगार्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम दी वर्ल्ड प्लेयर्स बच्चों, है ना भाई। क्लियर। अब 1 मिनट पहले रुकिए सर, 1 मिनट आप देखिए, देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस, ये हमारे अमन भाई की बातें आएगी बेटा। सर देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस वेयर एंटी सब्सिडी और एंटी डंपिंग ड्यूटीज कैन नॉट बी लेविड बेटा। एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी नहीं लगेगा इन फॉलोइंग केस में बेटा। फर्स्ट, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर बेटा। ये दोनों साथ में कभी चार्ज नहीं होगी बेटा। ये तो डम्प्ड प्राइस पे होगा या सब्सिडाइज्ड प्राइस पे होगा बच्चा, दोनों साथ में कभी भी चार्ज नहीं होगी। सेकेंड, आर्टिकल्स, ध्यान देना बेटा, इंपोर्टेड फ्रॉम द मेंबर कंट्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चा। क्योंकि WTO ने क्या किया हुआ बच्चा, सर सारे मेंबर कंट्रीज को हार्मोनाइज ट्रेडिंग रहे उनके बीच में बेटा, तो आपस में से एग्रीमेंट करा रखे कि साहब आप ऐसा कभी भी कांड नहीं करोगे बेटा। पर हां, फिर भी अगर किसी ने ऐसा काम किया तो हम एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी लगाएंगे, ये भी लिखा है बेटा साथ में। क्लियर। या अपने देश का आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री से मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट हो रखा है बेटा, है ना भाई। तो वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे, सब्सिडाइज्ड प्राइस पे गुड्स आ रहा है, डम्प्ड प्राइस पे आ रहा है बेटा, ना हम करेंगे ना वो करेंगे बेटा। जियो और जीने दो, बस समझे मेरी बात। ऐसे पॉइंट देख के पढ़ो ध्यान से बेटा। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल्स इंपोर्टेड फ्रॉम द मेंबर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम अ कंट्री विथ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट, तो ऐसे केस में हम नहीं लगाएंगे कभी भी डंपिंग और सब्सिडी वाली ड्यूटी बेटा, अनलेस अगर पर हम नहीं लगाएंगे। पर अगर ये पता पड़ गया नहीं ऐसा काम कर रहे तो हम तो लगा देंगे ना यार। अनलेस अ डिटर्मिनेशन हैज बीन मेड दैट import of such articles imported into India causes or threatens to cause material injury to any established industry in India or materially retards the development of any industry in India बेटा, तो ऐसे केस में हम लगा देंगे। अदरवाइज ऐसे केस में हम कभी भी, अगर वो WTO का मेंबर कंट्री है या मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट हो रखा है, तो एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी की बात आएगी नहीं बच्चा। क्लियर सर। फिर देखना बेटा, सरकार द प्रोविजनल काउंटरवेलिंग and anti-dumping duties shall not be levied on any article imported from specified countries। कुछ कंट्री गवर्नमेंट क्या कर देगा, स्पेसिफाई कर देगा बेटा कि इन पे नहीं लगाने का बेटा। अनलेस, अगेन सर, अनलेस प्रिलिमिनरी फाइंडिंग हैव बीन मेड ऑफ सब्सिडी और डंपिंग एंड कॉन्सिक्वेंट इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो रही है, होने वाली बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर सर। फिर ध्यान देना बच्चों, मान लो ऑस्ट्रेलिया से आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, कहां से बेटा, ऑस्ट्रेलिया से। इधर ध्यान, अब आपको लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने सब्सिडी दी बेटा, इंपोर्ट यहां पे जो आ रहा है वो सस्ते में हो, वहां का एक्सपोर्ट सर सस्ते में हो जाए बच्चा, इसलिए वहां पे क्या दी, सब्सिडी दी, ऐसा हमको लगा बेटा। जब गवर्नमेंट ने बात करी, पता किया, तो पता पड़ा कि सर दीज गुड्स एंजॉय द सेम बेनिफिट इफ दे आर मेंट फॉर कंजम्पशन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ बेटा। मतलब हमने कोई एक्सपोर्ट के लिए अलग से बेनिफिट नहीं दिया है, अगर ये गुड्स हमारे देश में भी बिकती तो सेम प्राइस में बिकती बेटा। क्लियर। हमने अलग से कोई एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट नहीं दिया है, तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी नहीं लगेगा। पढ़ो दे, आर्टिकल्स दैट एंजॉय द एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटीज और टैक्सेस और रिफंड ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस व्हेन मेंट फॉर कंजम्पशन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन और एक्सपोर्टेशन बेटा, है ना भाई। आज जैसे गेहूं है बेटा, व्हीट, गेहूं पे जीएसटी एग्जम्प्ट है ना बेटा, आपने, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं बेटा आपको। गेहूं इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेटा, गुड्स के बेचने में जीएसटी एग्जम्प्ट है, मैं बता रहा हूं आपको बेटा। अब यही गेहूं आपने एक्सपोर्ट किया बेटा, तो क्या वो आउट ऑफ इंडिया वाले बोल देंगे कि आपने सब्सिडी दी इंडिया के अंदर बच्चा? नहीं। क्लियर। हमने कोई सब्सिडी नहीं दी, वही बात है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट,
Where central government receives an undertaking from the government of the exporting country, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री से अंडरटेकिंग मिल जाता है क्या, हम हमारी प्राइस रिवाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम बेटा, प्राइस रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर सब, उसने माफी मांग ली, सब आप एंटी डंपिंग मत लगाओ, एंटी सब्सिडी मत लगाओ, सब जिससे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी बेटा तो उसने माफी मांग ली कि हम हमारी प्राइस रिवाइज कर रहे हैं, आप एंटी सब्सिडी मत लगाओ बेटा। सेम वे वो एक्सपोर्टर जो है जिसने डम्प्ड प्राइस पे गुड्स भेजे थे वो माफी मांग रहा है, बोल रहा है कि मैं मेरी प्राइस रिवाइज कर रहा हूं साहब, अब मेरी गुड्स पे एंटी डंपिंग मत लगाओ। तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग नहीं लगेगा। सो दीज आर द प्रिसाइज 6 केसेस, दीज आर द प्रिसाइज 6 केसेस जहां पे गवर्नमेंट को लगता है क्या एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी नहीं लगना चाहिए, वहां नहीं लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई, वापस बोल दो बेटा मैं 6 केस, इधर ध्यान, इधर ध्यान। सर सबसे पहली बात, एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी कभी भी साथ में नहीं लगेगा बेटा। सेकंड, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो कौन है सर, जिसके साथ हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशनल एग्रीमेंट हो रखा है या वो WTO का मेंबर कंट्री बेटा, अनलेस ये पता पड़ जाए कि नहीं वो उसने गड़बड़ करी तो बात अलग है सर। थर्ड, कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज है गवर्नमेंट की लिस्ट बेटा सर, जहां पे उन कंट्री से अगर आपने इंपोर्ट किया तो ये ड्यूटीज नहीं लगेगी, अनलेस ये पता पड़ जाए कि उसने डम्प्ड प्राइस पे या सब्सिडाइज्ड प्राइस पे गुड्स भेजा है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट सर, अगर वो गुड्स, अगर सेम गुड्स अगर उसकी देश में खुद में बिकता बेटा तो भी सेम प्राइस में बिकता बेटा, इसका मतलब उसने एक्सपोर्ट के लिए ना तो अलग से कोई सब्सिडी दी है ना उसने डम्प्ड प्राइस पे भेजा है बेटा, ऐसे केस में कोई एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, उसने डम्प्ड प्राइस पे भेजी पर वो एक्सपोर्टर अब अंडरटेकिंग दे रहा है साहब मैं अपनी प्राइस रिवाइज कर रहा हूं साहब, क्लियर, एंटी डंपिंग मत लगाओ बेटा, हम नहीं लगाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, इक्वलाइज करना बेटा, ठीक है। वो गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ हमने सब्सिडी दी है पर हम सर माफी चाहते हैं, हम हमारी प्राइस रिवाइज कर रहे हैं, प्लीज एंटी सब्सिडी मत लगाओ, तो हम नहीं लगाएंगे बच्चों। क्लियर, डन। दीज आर द 6 प्रिसाइज केसेस जहां पे एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी नहीं लगता बेटा, ये बच्चा। अच्छा, अब हमने बात करी क्या कि किस तरह से ड्यूटीज हमने चार्ज करनी हो तो पढ़ ली बेटा। अब ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा बेटा ड्यूटीज का, तो सर असेस्ड वैल्यू आएगा यहाँ पे बेटा, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड ऑल अदर ड्यूटीज यहाँ पे आएगी बेटा, और उसके बाद क्या लगेगा बेटा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पे, 10% ऑफ दिस बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक है। फिर ये आ गया वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 37 एंड 39 बेटा, इस पे क्या लग जाएगा 37 और इसी पे क्या लगेगा बेटा 39, ये टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों, कोई खास बात नहीं। अब सुनो, वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज के बारे में मैंने बोला था बेटा कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज इंपोर्टेड गुड्स पर कस्टम ड्यूटी के अमाउंट पर लगता है बेटा, बट कुछ एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम पे नहीं लगता है बेटा वो, तो वो मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको बेटा, ठीक, वो ये रहा बेटा। ड्यूटीज नॉट टू बी इंक्लूडेड बेटा, द फॉलोइंग ड्यूटीज शेल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेटा, मतलब कुल मिला के इन पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा, किन पे, सेफगार्ड ड्यूटी बेटा, फिर ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर सरचार्ज खुद सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे नहीं लगेगा, 37 और 39 पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया बेटा, 31 हो गया, 35 हो गया, प्रोटेक्टिव ड्यूटी हो गया, इन सब पे लगेगा बच्चों, पर इन पे नहीं लगता बेटा, हाँ है ना भाई, यस। चलो इसको समझाने के लिए छोटा सा एक एग्जांपल भी दिया बेटा, एकदम चिंटू सा बेटा। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बेटा, अरे वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बच्चा 500, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है 200, प्रोटेक्टिव मान लो कितना बेटा 100, सेफगार्ड मान लो कितना बेटा 100, एंटी सब्सिडी ऑब्लिक एंटी डंपिंग कितना बेटा 100। मैंने ऑब्लिक करके क्यों लिखा बेटा, क्योंकि दोनों कभी साथ में चार्ज नहीं हो सकते, एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी कभी साथ में नहीं होता। मान लो सब लग गए बेटा आपके लिए, सब टोटल लग गया बेटा 1000, इधर ध्यान। अब सर ये 1000 जो आया ना बेटा, सर अब सोशल वेलफेयर सारी कस्टम लग गई बेटा, क्या लगेगा बेटा अभी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इधर ध्यान। सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है किस पे, ड्यूटी के अमाउंट में बेटा, पर सर सेफगार्ड एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी इस पे नहीं लगेगा, तो किस पे लगेगा बेटा 300 पे बेटा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ 300 बेटा, ठीक है। ये आ गया 1030, अब ये 1030 पे लगेगा क्या 37 जो था 18% सपोज, और उसी पे लगेगा क्या सेस बेटा, हाँ है ना भाई 39 बच्चों, भारत माता की जय। कोई